ओम शांति। आप सुन रहे हैं आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी के जीवन की अद्भुत एवं अविस्मरणीय यादें भाग 7। जब बाबा के कहे अनुसार सेवाओं के लिए योजनाएं तैयार हुई, तब हमने और अन्य दादियों ने मिलकर योजना बनाई कि जिनके भी संबंधी दिल्ली में हो वो हमें निमंत्रण पर बुलाएं। तो पहले हम दिल्ली जाएंगे और जो हमने कराची में सीखा वो सब हम वहाँ काम में लाएंगे। तो सबसे पहले दादी मनोहर इंदिरा जी, दीदी मनमोहिनी जी दिल्ली में उनके संबंधी रहा करते थे। तो दीदी ने कहा तुम उनको चिट्ठी डालो, उनका निमंत्रण आए, फिर हम बाबा को निमंत्रण दिखाएंगे और फिर हमको दिल्ली से निमंत्रण आ गया ये कहकर सेवा पर निकलेंगे। दीदी का कहना और चिट्ठी का निमंत्रण स्वीकार हुआ। हम दिल्ली गए, ट्रेन में भी सेवा करते गए। कुछ समय दिल्ली में दीदी के साथ रहे, फिर दीदी इलाहाबाद की तरफ सेवाओं के लिए आ गई। हम और कुछ अन्य दादियों के साथ दिल्ली की सेवाओं का कार्यभार ऐसे ही आगे चला। दादी प्रकाशमणि जी दीदी जी के विषय में बताते हुए कहते, एक दिन दीदी अपने कमरे में गिर गई थी। थोड़ी सी चोट भी लग गई थी, थोड़ा बीपी हाई था। दीदी का एक्सरे कराया गया तो सिर में बाईं तरफ ब्रेन में लीची जैसी छोटी गांठ दिखाई पड़ी। फिर कई डॉक्टरों की राय ली गई। सभी का मत था कि दीदी का ऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ यह भी बात सामने आई कि एक तो दीदी की उम्र भी हो चुकी थी, दूसरा ये भी था कि उनका बीपी ऊपर नीचे रहता था, शुगर आदि भी थी। फिर राय सलाह होती रही। आखिर डॉक्टर्स की राय से ऑपरेशन फाइनल हुआ। मुंबई में डॉक्टर्स ने कहा आप शाम को दीदी को थोड़ा घुमाने फिराने ले जा सकते हो। दीदी आई तो हॉस्पिटल में ही थी। शाम को नरीमन पॉइंट पर घुमाने दीदी जी को ले जाया करते थे। दादी जानकी जी उस समय कोलाबा में रहती थी। दीदी हॉस्पिटल में थी। दामदेवी से, जो मुंबई में स्थित है, दीदी को कार लेने जाया करती थी। इधर से दीदी निकलती थी, उधर कोलाबा से दादी जानकी जी निकलती थी। नरीमन पॉइंट पर जाकर सभी दादियां आपस में मिलते थे और दीदी से थोड़ा समय तक ज्ञान की रुझान चलती रहती थी। हंसते बहलते आते थे। डॉक्टर की छुट्टी थी। वो खुद कहते थे दीदी जी को घुमाओ फिराओ ताकि दीदी इस विषय में कुछ सोचे नहीं। बीच में एक बात और सामने आई जब डॉक्टर्स ने कहा दीदी को ये छोटा सा ट्यूमर है। वह तो बहनों ने सुना था लेकिन दीदी को नहीं बताया था। दीदी को यही कहा ऑपरेशन होना है, लेकिन किसका ऑपरेशन वो नाम नहीं बताया। तो एक दिन दीदी ही डॉक्टर भगवती जी उनको कहती हैं कि डॉक्टर साहब तुम तो मेरे भाई हो ना, मुझे सच सच बताओ मेरा किस चीज का ऑपरेशन करना है। ये बहनें डरती हैं, मेरे से छिपाती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती हैं। मैं समझती हूँ, इसलिए मैं डरूंगी नहीं। आप तो मेरे भाई हो, मुझे सच बताओ किस चीज का ऑपरेशन है। तो डॉक्टर ने कहा सच तो यही है कि आपके ब्रेन में छोटी सी गांठ है, उसका ऑपरेशन है, चुंबक का है, बस सच बात ही यही थी। दीदी ने कहा बस ठीक है। दादी जानकी जी, ब्रिजेंद्रा जी सब दीदी के पास आते थे। सुबह 10:30 बजे का रिकॉर्ड बजता था तो ये सब मिलकर योग करते थे। पूरी दिनचर्या ठीक चलती थी। फिर नर्स आती थी, देखती थी ये सब चटाई बिछाकर बैठे हैं, तो उन्हें मालूम तो था ये लोग कौन हैं, राजयोगिनियां हैं। तो दीदी कहती थी ये हॉस्पिटल नहीं है, ये तो सत्संग का स्थान है। तो दीदी कभी हंसती भी थी, रुझान करती थी, कभी हंसते हंसते फिर बीच में लेट भी जाती थी। एक दिन हमने भी पूछा था दीदी हम आपके लिए लूडो लाए,
हम सब मिलकर खेलेंगे। जब हम गई वो 3 मिनट की सीन तो क्या बताएं। जितने दादी को प्रेम के मोती बहाने थे वो उस घड़ी बहाए। बाबा के प्रेम में जार जार आंखों से मोती बह रहे थे। बाबा ने कहा है 2 सितारों का जैसे मिलन हो रहा है। वो 2 सितारों के मिलन की घड़ी थी। यहाँ पर दीदी जी का और दादी प्रकाश मणि जी के मिलन की बात चल रही है। बाबा ने ड्रामा में ऐसी विचित्र जोड़ी बनाई जो सभी कहते थे ये शरीर 2 हैं परंतु आत्मा एक है। प्रैक्टिकल ऐसा ही दिखता था। नेचुरल मिलने की घड़ी में भी ऐसा ही रहा। फिर गुलजार दादी जी, निर्वैर भाई जी, जगदीश भाई जी सब पहुंचे, दीदी से मिले, दीदी की गोद में भी बैठे। दीदी ने कहा तुम सब लोग मेरे बच्चे हो, आओ आओ बैठो मेरे पास। ऐसे मिलकर सभी बहुत हल्के होकर बैठते थे। दीदी भी सब कुछ कहकर हल्की हो जाती थी, बहुत हर्षित चित्त रहती थी। और फिर शाम को दीदी के साथ हम सभी घूमने जाते थे। गुलजार दादी जी बताते हैं दादी जी बाबा की बहुत ही लाडली और गुप्त संदेशी थी। बाबा बिल्कुल थोड़े मिनटों के लिए दादी जी के कहने पर, स्पेशल बुलावे पर, प्राइवेट दादी के कमरे में दादी जी से मिलने गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे। दीदी से मिले, हंसे बहले, दीदी को बोले तुम तो मेरी स्पेशल बेटी हो, देखो तुम्हारे लिए बाबा स्पेशल मिलने आया है। क्योंकि बाबा तो यहाँ वहां कहीं नहीं आते और आने की बाबा को किसी को खबर भी नहीं है। दीदी तुमको कोई फिक्र नहीं करनी, बाबा तुम्हारे साथ हैं। बाबा जो कहते हैं तुम तो उसमें नंबर 1 हो और जो नंबर 1 है वो तो विन करेगा ही, उसे पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। तुम तो बाबा की गोद में सदा बैठी रहती हो। ऐसे कहते बाबा हंसते बहलते रहे और फिर धीरे धीरे ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के दिन तो किसी को भी मिलने नहीं दिया। अगले दिन जब हम उनसे मिलने गई तब हमने कहा दीदी, तो दीदी ने आंख खोली, देखा और मुस्कुराया, भले बोल नहीं सकी। तीसरे दिन भी दादी प्रकाश मणि जी बता रहे हैं मैं जाकर उनसे मिलकर आई। मैंने कहा दीदी ओम शांति, तो दीदी ने भी धीरे से कहा ओम शांति। उस समय दीदी पूरी कॉन्शियस में थी और तीसरे दिन थोड़ा सा जूस मुख से लेना भी प्रारंभ कर दिया, अर्थात ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। निर्वैर भाई जी भी दीदी के बारे में बताते हैं कुछ समय से जब भी कारोबार की कोई बात सामने आती थी दीदी एक ही बात कहती थी, अब घर चलना है, इन बातों में क्या रखा है। यूं तो बाबा ने सबके लिए ही यह संदेश दिया था अब घर जाना है, लेकिन दीदी जी का हम हर समय मुख से यही बात सुनते थे, अब घर चलना है। याद आता है विदेश के भाई बहने जब उनसे मिलने आते थे तो बड़े ही रमणीक ढंग से वो सब से बातचीत करती थी। दीदी कहा करती थी, देखो भाई, इंग्लिश में मैं बुद्धू, हिंदी में यू बुद्धू, नो इंग्लिश। ऐसा कहकर वो भाषा का बैरियर ही खत्म कर देती थी और स्नेह से जो दृष्टि देती थी उसमें जैसे बाबा का साक्षात्कार करा देती थी। साथ साथ उस समय जो 2 शब्द हिंदी में बोलती थी उन्हें कोई ट्रांसलेट कर देता था तो बस मानो सब के लिए प्रेरणादायक बोल बन जाते थे। जीवन को पलटाने वाले वो महावाक्य सिद्ध हो जाते थे। तुलसी भाई मधुबन से दीदी जी के अनुभव में बताते हैं, मैं अजमेर में था जब दीदी जी से मेरा कनेक्शन हुआ। उन दिनों अजमेर में 35-40 मिनट तक भी ट्रेन रुकती थी। हमें सौभाग्य मिला था कि दीदी दादियों की स्टेशन पर सेवा करें। दीदी से पहले मेरी मुलाकात स्टेशन पर ही हुई थी।
दीदी अपना बनाने में बहुत होशियार थी, साथ साथ मर्यादाओं का पालन कराने में भी उतनी ही होशियार थी। एक बार की बात बताते हैं। दीदी समय की बड़ी पाबंद थी। एक बार अमृत वेले का योग पूरा होने पर मैंने एक लंबा गीत बजने दिया, क्योंकि तुलसी भाई जी उस समय रिकॉर्ड बजाया करते थे। अमृत वेले 4:50 तक मेडिटेशन पूरा हुआ। मुझे लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस बहाने सबने 4-5 मिनट ज्यादा योग लगा लिया। लेकिन 11 बजे के करीब दीदी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, भाई आज तुम्हारे कारण मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने गीत बहुत लंबा कर दिया था। देखो, मैं शुरू में ही योग से लेट हो गई। अब लेट आई तो चाय ठंडी हो गई। जब तक लच्छू ने चाय बनाकर दूसरी दी, गरम करके लाई, तब तक मैं बाथरूम में जो गई वहां पानी ठंडा हो गया। पानी ठंडा हुआ, जब तक दूसरी बाल्टी पानी की मंगवाई, तब तक क्लास में 5 मिनट लेट हो गई। देखो, मेरी सारी दिनचर्या एक गलती से खराब होती चली गई। और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी का रिकॉर्ड है क्लास में नंबर 1 पहुंचने का। सफेद लाइट होने से पहले दीदी वहां पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि दीदी हमेशा एक टीचर से पहले एक अच्छी स्टूडेंट थी। दीदी के हाथ में हमेशा डायरी होती थी और सबसे आगे टाइम पर पहुंचकर बैठा करती थी। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी आई नहीं है तो मैं वह गीत अभी और लंबा कर दूं। तुमने तो सफेद लाइट बजा दी। मेरा रिकॉर्ड है, मैं टाइम पर क्लास में पहुंचती हूँ। सारा रिकॉर्ड मेरा आज का खराब हो गया। तो दीदी हर कार्य में बड़ी रेगुलर भी थी और बहुत ही पंक्चुअल भी थी। जो भी नया आता था, दीदी उसे सब शिक्षाओं से सजा देती थी। तो ये मुझे भी एक प्रकार की शिक्षा दी थी कि एक गलती करने से सारी दिनचर्या में गलतियां बढ़ती ही जाती हैं। दीदी जी ने शिक्षा दी, तुम्हें संग की भी बहुत संभाल करनी है, क्योंकि उस समय युवा अवस्था होने के कारण संग की संभाल बहुत बहुत आवश्यक थी। ज्ञान योग से भरपूर संग करना। एक बार मैंने पूछा, दीदी आपको कैसे पता पड़ता है कि इस आत्मा को मुझे कहाँ सेवा में सेट करना चाहिए? दीदी ने कहा, नए आने वाले को मैं 4-5 दिनों तक खाली छोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा, उसको कहाँ संग मिलेगा और वह कहाँ अपना उन्नति कर पाएगा और कहाँ तक सेट हो पाएगा। इस तरह दीदी हर एक के विवेक को पहचानती थी। जब पहली बार मधुबन आए तो मैं दीदी को नहीं जानता था, लेकिन मैं ऑफिस की तरफ ही जा रहा था। दीदी सामने से आ रही थी। जैसे ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं खड़ी हो गई और खड़ा होकर मैं मौन में मिलन मनाने लगा। वो मौन का मिलन इतना अद्भुत मिलन था, जैसे जन्मों के संबंधों के राज खुल गए। मिलते मिलते संबंध भी ऐसे महसूस हुए जैसे मेरा संकोच ही खत्म हो गया, अपनापन सा अनुभव होने लगा। राज दीदी जी, जो लुधियाना सेवा केंद्र की संचालिका हैं, वह बताती हैं कि मैं पहले जयपुर में रहती थी। हर 15 दिन बाद दीदी जयपुर में आते थे। वहां म्यूजियम बन रहा था। दीदी बड़ी तर्क वाली बातें करती थी। उन्होंने हमें सिखाया कि यज्ञ में रहते अपने विवेक को कभी भी मत दबाना। कोई भी अच्छा आइडिया अगर आता है तो विवेक का इस्तेमाल करके उसे सेवा में प्रयोग में अवश्य लाते रहना। मैं बहुत बांधेली थी, अकेली परिवार से चलती थी। एक दिन मैंने बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, जाओ दीदी से पूछो बंधन मुक्त कैसे बने। दीदी ने बहुत ही सुंदर युक्ति से बंधन मुक्त होने की विधि बताई। सुनते हैं अगले भाग में। ओम शांति।